welcoming you all today's online session for Standard 12th Accountancy Part 2, Chapter number 5, that is Accounting Ratio. So, accounting ratio हम कंपनी का क्यों फाइंड करते हैं? To take the judgment about the financial positions of the company. तो ratios हम लोग बेसिकली निकालते हैं in terms of percentage आता है इसका आंसर, या proportion में, या तो फिर times में, या फिर fractions में, या फिर days, weeks या months में हम लोग उसका आंसर फाइंड यहाँ पे करते हैं. रेशियोज फाइंड करने के दो तरीके, क्लासिफिकेशन के दो तरीके, वन ट्रेडिशनल वन एंड द अदर वन इज फंक्शनल वन. तो बेस्ड ऑन द फंक्शनल वन हमें यहाँ पे सीखना है. तो फंक्शनल के बेस पे कुछ 4 टॉपिक, मेन टॉपिक के अंदर रेशियोज को डिवाइड किया गया है. सो नंबर फर्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, उसके अंदर पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, द फॉर्मूला फॉर इट इज ग्रॉस प्रॉफिट होल अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फॉर्म में आपको अवेलेबल यहाँ पे होता है. ओके, जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना हो, where gross profit equal to sales minus cost of goods sold. Okay, yeah, you can say cost of goods sold equal to sales minus gross profit, or else you can also say sales equal to gross profit plus cost of goods sold. Gross cost of goods sold की एक और फॉर्मूला है, that is opening stock plus purchase मीन्स नेट परचेस. परचेस का मतलब नेट परचेस, परचेस माइनस परचेस रिटर्न प्लस परचेस के एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. इससे भी आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. बेस्ड ऑन द कंटेंट्स व्हाटएवर इट इज गिवन इन द सम इटसेल्फ, बेस्ड ऑन दैट यू गॉट टू फाइंड द डिटेल्स ऑफ इट. चाहे आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने की बात की हो और नेट सेल्स फाइंड करने की बात की हो, ये फॉर्मूला के बेस पे आप सब फाइंड यहाँ पे कर सकते हो. ओके, second is my net profit ratio. Second is my net profit ratio. Okay, first is my gross profit, net profit. तो इसकी फॉर्मूला है net profit after tax. Net profit after tax upon net sales multiply by 100. Net profit after tax upon net sales into 100. इन कंपनी फाइनल अकाउंट्स के अंदर, कंपनी फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आपने ऑलरेडी गो थ्रू किया. आई होप सो कि आपको अभी भी लर्न हो चुका है. ओके, उसमें था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स प्लस अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू. उसके बाद एक्सपेंसेस था, एक्सपेंस की पूरे 6, 7, 8 थे एक्सपेंसेस के, वो टोटल एक्सपेंस मिलता था. फिर इनकम में से एक्सपेंस को लेस किया तो मुझे मिलता प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसमें से मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस किया तो मुझे मिलता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो ये हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. तो नेट प्रॉफिट कुछ उस तरीके से मिलेगा अगर कभी किसी में फाइंड करने की बात की जाती है तो, इन दैट पर्टिकुलर केस. नंबर थर्ड इज ऑपरेटिंग रेशियो. ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट plus the operating expense plus cost of goods sold whole upon net sales multiply by cost of goods sold. आपको मैंने बता दिया कैसे मिलता है. ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट बोले या ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जस्ट एक बार लेट मी कंफर्म. कॉस्ट बोले एक्सपेंस बोले, बात तो वही है. स्टिल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखना है तो हम ये एक्सपेंस लिखते हैं. So that confusion now is out, I should say. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन. ओके, ये आता है मेरा पे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, depreciation, okay, and amount written off.
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब सैलरी हो, बोनस हो, एम्प्लॉयज को देते हैं, और जो अमाउंट राइट ऑफ करते हैं वो एन अमाउंट रिटर्न ऑफ। ओके, ये आता ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। ओके, इसके अंदर फिर नंबर 4 दिख है, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर 4 रेशियो फाइंड करने हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को फाइंड करना है इसके अंदर। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक ऐसा है रेशियो फाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ये जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करूंगा, मुझे मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और एक और तरीका भी है, अब ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड कर लो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। मैं ऑपरेटिंग रेशियो लिखता हूं तो आप ओआर समझोगे। ओके, मतलब ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करो, 100 में से माइनस कर दो, यू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर 4 है। देन सेकंड है लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो इसके अंदर 2 है, एक है करंट रेशियो जिसकी फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसका आंसर रेशियो 1:1 में इसका आंसर यहाँ पे आता है, इसका आंसर रेशियो 1:1 में इसका आंसर यहाँ पे आता है। ओके, करंट एसेट्स आपने ऑलरेडी फॉर्मेट पढ़ा हुआ है अपने फाइनल अकाउंट्स लॉस में था, एसेट्स में करंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, इन्वेंटरीज, रिसीवेबल्स, प्रीपेड, तो ये सब मेरे करंट एसेट्स हैं। करंट लायबिलिटीज, उसकी भी पूरी लिस्ट है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव इनकम, तो ये सब थे मेरे यहाँ पे करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसा माना जाता है कि इसका बेस्ट रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है, मतलब करंट एसेट्स हमेशा मेरे करंट लायबिलिटी से डबल होगी। अगर डबल होती है देन वी बिलीव कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी बहुत ही बेस्ट। ठीक है, इसके अंदर सेकंड है, ये फर्स्ट था, इसके अंदर सेकंड है लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, वेयर लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट्स में से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दोगे, यू विल गेट लिक्विड एसेट्स। क्यों माइनस करना है? बिकॉज स्टॉक का मतलब जो स्टॉक बिका नहीं है तो के पैसे में इमीडिएटली कैसे कन्वर्ट होगा, और जो अमाउंट मैं पहले से पे कर चुका हूँ प्रीपेड एक्सपेंस, उसको तो वापस लेना सही नहीं है। ठीक है, इसलिए इन दोनों की लिक्विडिटी कंडीशन थोड़ी सी वीक होती है, इसलिए लिक्विड एसेट के अंदर करंट एसेट टोटल में से इन दोनों का लेस कर दोगे, लिक्विड एसेट्स अपॉन द करंट लायबिलिटीज जो है वही है, ये बी। देन नंबर सी, सी में आपको देखिए रखा हुआ है सॉल्वेंसी रेशियो। उसके अंदर पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला डेब्ट अपॉन इक्विटी। पर डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। कंपनी फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट के फॉर्मेट
का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड। ओके, इसका आंसर ईस्ट-टू-वन में रखना है मुझे, इनका आंसर भी ईस्ट-टू-वन में आएगा, इन सब का आंसर परसेंटेज में आएगा। ओके, 100 से मल्टीप्लाई, दैट्स व्हाई। ओके, उसके बाद सेकेंड है मेरा यहाँ पे टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो, ठीक है, इसको तो लर्न करने की रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है, खुद ही फॉर्मूला बोल देता है। टोटल एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स अपॉन डेप्थ। डेप्थ तो मैंने आपको बता दिया है, नॉन करंट लायबिलिटीज को डेप्थ बोलते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो है वो 3। ओके, अदर लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज वो इसके अंदर आता है। तो डिबेंचर्स यू कैन सी, ओके, तो डिबेंचर्स बिकम द डेप्थ फॉर द कंपनी। ओके, शेयरहोल्डर्स फंड के अंदर क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल मतलब रिजर्व एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब आएगा मेरे इक्विटी के अंदर। टोटल एसेट्स मतलब करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स। टोटल कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया होता है क्वेश्चन करने के लिए, आपको सारे लायबिलिटीज के नाम दिए हैं, आपको बोल दिया जाएगा फाइंड करो भाई टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। टोटल लायबिलिटीज सारे जो होते हैं वो प्लस करो, वही आते हैं टोटल एसेट्स भी मेरे यहाँ पे। तो टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स तो सेम होते हैं, ठीक है, टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड है मेरा प्रोप्राइटरी रेशियो, इसी में नंबर थर्ड है। प्रोप्राइटरी रेशियो, उसकी फॉर्मूला है ओनर्स फंड मतलब कि इक्विटी ही होता है अपॉन टोटल एसेट्स। कैसे फाइंड करना है सब आपको मैंने यहां बता ही दिया है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसकी फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, यस, अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर आपको अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है तो उसमें टैक्स और इंटरेस्ट का अमाउंट आपको प्लस करना है। इंटरेस्ट कहां से मिलेगा? डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट होता है या बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो उस इंटरेस्ट को प्लस कर दो तो आपको बिफोर वाला मिल जाएगा। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, इससे मुझे मिलता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर, ठीक है। एंड लास्ट है मेरा पे डी, ओके, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, यू कैन सी एक्टिविटी बोलो या एफिशिएंसी रेशियो बोलो। उसके अंदर पहला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, आपको मैं सीरीज वाइज बताऊंगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसकी फॉर्मूला, ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इन केस आपके पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल नहीं है, सेल्स ही अवेलेबल है, कोई भी तरीका नहीं है फाइंड करने का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, तो सेल्स को ले लेना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन केस आपको क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों नहीं, कोई भी एक ही दिया है, उसको डिवाइड बाय 2 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा उसी को ले लेना कि वो आपका एवरेज स्टॉक है, ओके। देन सेकंड है मेरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। उसकी फॉर्मूला है सेल्स अपॉन
कैपिटल सेल्स अपॉन, मैं शॉर्ट में लिखा, आपको शॉर्ट में लिखना नहीं है, मेरे पास जगह कम होगी बोर्ड पे, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग शॉर्ट। सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल, जहां पे नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इन केस अगर क्वेश्चन में आपको सेल्स के बेस पे बोला है फाइंड करने के लिए वर्किंग कैपिटल नाउ रेशियो, तो सेल्स के बेस पे फाइंड करोगे। तो इसमें मैं स्पेसिफाई किया आपको कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे फाइंड करना है, तो आप उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल के बेस पे फाइंड करोगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। उसमें फाइंड करना है, पहले मुझे डेटर्स टर्नओवर, पहले फाइंड करना है डेटर्स टर्नओवर एनुअल क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड receivables। एनुअल क्रेडिट सेल्स, एनुअल क्रेडिट सेल्स मतलब के टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स, तो हमें मिल जाएगा क्रेडिट सेल्स, ओके। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल plus closing trade receivable divided by 2, where trade receivable equal to debtors plus bill receivable होता है trade receivable का, मतलब opening debtors plus bill receivable plus closing debtors plus bill receivable divided by 2, you will get average trade receivables, ठीक है। अब इसमें जो क्या होता है, कलेक्शन करना, डेटर्स जिसको मैंने उधार पे कुछ बेचे हैं, दैट फॉर द डेटर्स, उसके पास एक पैसा कलेक्ट करना, तो यहाँ पे कलेक्शन पीरियड भी पूछा गया था क्वेश्चन में। अगर डेज, अगर मंथ में पूछे, सो 12 अपॉन डेटर्स टर्नओवर, तो इसका आंसर है, वो आंसर आएगा टाइम्स में, मंथ में पूछे। अगर डेज में पूछे तो 365 अपॉन डेटर्स टर्नओवर। अगर वीक में पूछे तो 52 वीक होते पूरे साल में अपॉन डेटर्स टर्नओवर, ठीक है। और अगर क्रेडिटर्स टर्नओवर की बात की जाए, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इसी का उल्टा, तो पहले फाइंड करना पड़ेगा क्रेडिटर्स टर्नओवर, एनुअल क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स, ठीक है। एनुअल क्रेडिट परचेज कैसे मिलेगा, सेम, क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। एवरेज ट्रेड पेएबल्स कैसे मिलेगा, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड बाय 2। ट्रेड पेएबल्स का मतलब क्या, बिल्स पेएबल प्लस क्रेडिटर्स, ओके, तो मिल जाएगा। फिर अगर ये भी यहाँ पे पेमेंट करना होता है, तो पेमेंट पीरियड भी होता है, फाइंड करने को बोला गया हो क्वेश्चन में, अगर बोला गया है तो ही करना है। इसमें भी अगर मंथ का पूछा है 12 अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर, इसमें भी अगर डेज का पूछा है 365 अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर, इसमें भी अगर वीक का पूछा है तो 52 अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर। आई होप सो क्लियर है। जो भी आंसर आता है उसका फिर लिखना है पीछे मान, इसको पीछे डेज, इसको पीछे भी राउंड ऑफ करके आपको लिख देना है। दीज आर द रेशियोज जो हमें फाइंड यहाँ पे करने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। टोटल 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14 फॉर्मूलाज है। अंदर के अंदर इंटरनल फॉर्मूलाज जो है वो आपको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, डिपेंड अपॉन द कंटेंट्स। इलस्ट्रेशंस में आपको समझा रहा हूँ, आई विश कि आप एक्सरसाइज के साथ ट्राई करेंगे, ओके। अलॉन्ग विद इलस्ट्रेशन देखते देखते जाएंगे और एक्सरसाइज भी आप साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे, ओके। सो वॉच द वीडियो till the end so that आपको illustrations and sum सारे क्लियर हो जाए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। Of the formulas, gross profit ratio, gross profit upon net sales multiplied by 100, where gross profit equal to sales minus cost of goods sold,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की दूसरी फॉर्मूला भी है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड इज नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। थर्ड इज ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, वेयर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर कौन से एक्सपेंस आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्लस अमाउंट रिटर्न ऑफ। देन फोर्थ वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सो फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे मिलता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला है 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। देन सेकंड इज माई लिक्विडिटी रेशियो, इसके दो रेशियो फाइंड करने हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो की फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आपको शॉर्ट में लिखना नहीं है, आपको फुल में लिखना है। मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैंने CA और CL लिखा हुआ है। लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट कैसे मिलता है, करंट एसेट्स में से आपको क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देना है। द नेक्स्ट इज माई सॉल्वेंसी रेशियो, उसमें पहला फाइंड करना डेप्थ इक्विटी रेशियो, डेप्थ अपॉन इक्विटी। डेप्थ का मतलब क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड। एंड सेकेंड इज माई टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्थ। ओके, थर्ड इज माई प्रोप्राइटरी रेशियो, ओनर्स फंड मतलब के वही हुआ शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। फोर्थ फाइंड करना है मुझे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्थ। अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है और उसमें आपको इंटरेस्ट और टैक्स प्लस कर देना है, आपको बिफोर वाला मिल जाएगा। फोर्थ इसमें एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशियो, उसमें पहला फाइंड करना है मुझे अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसकी फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पहले देखी हुई है, एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन में आपको बोला गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे करना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल को मिलता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से। देन थर्ड इज माय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला इज एनुअल क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट सेल्स कैसे मिलेगा, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे मिलेगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या, डेटर्स ऑफ बिल रिसीवेबल। अगर बोला गया कलेक्शन पीरियड फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ मंथ फाइंड करने को बोला गया हो तो 12 अपॉन डेटर्स टर्नओवर, डेज बोला गया तो 365 अपॉन डेटर्स टर्नओवर, वीक बोला गया तो 52 अपॉन डेटर्स टर्नओवर। क्रेडिटर्स टर्नओवर सेम जैसा डेटर्स था वही सेम क्रेडिटर्स। ओके, फॉर्मूला वही, सिर्फ जहां सेल्स था परचेस, जहां पे रिसीवेबल था वहां पे पेबल आ गया। यहाँ पे एनुअल क्रेडिट परचेस कैसे मिलेगा, टोटल परचेस माइनस सेल्स परचेस माइनस परचेस रिटर्न माइनस कैश परचेस, आपको मिल जाएगा एनुअल क्रेडिट परचेस। एवरेज ट्रेड पेएबल्स कैसे मिलेगा, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड पेएबल के अंदर क्या आता है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। यहाँ पे आएगा आपका पेमेंट पीरियड, अगर मंथ में पूछा गया तो 12 अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर, डेज में पूछा गया है तो 365 अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर, वीक में पूछा है तो भाई 52 अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर। तो फॉर्मूला आप ठीक से यहाँ पे लर्न यहाँ पे कर लेना, ठीक है, रिवाइज करते रहना। ओके, मैं मगअप की बात नहीं करता, मैं रिवीजन की बात करता हूँ। सेम टाइप के फॉर्मूलाज के आप सम्स करते रहना बार बार, टेक्स्ट बुक के बाहर तो बेसिकली सम्स पूछे नहीं जाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि टेक्स्ट बुक के सारे इलस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज के सारे सम्स आप सॉल्व कर ले, इट्स मोर देन इनफ। फॉर्मूला हर वीक में एक बार देखते रहे, जैसे आप कंपनी के फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट हर वीक में एक बार लिखते हो। आई होप सो आप लिखते ही होंगे, अगर लिखते हैं तो वेरी गुड। ओके, वहां से ये भी क्लियर होता है बिकॉज डेप्थ इक्विटी के अंदर सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर बहुत काम आएगा बैलेंस शीट वाला, किसके अंदर क्या आता है वो देखने के लिए। ओके, सो आई होप विद अ पॉजिटिव नोट कि आप जो बता रहा हूँ यहाँ से आप वो सॉल्व यहाँ पे करते होंगे। ओके, वॉच द वीडियो टिल द एंड, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे। Hello everyone. As I have told you in the last lecture to try to solve the sums of exercise, so I hope that many of you have tried it. So I'm here with the solution part. Okay, and one more hope I am having that you might have learned the formula. So those students who has learned the formula might have solved the sums properly. In case you feel any doubt, difficulty, just
tally with my answer. Okay. So the first sum, that is question number 4. Sales is given as 10 lakh and gross profit is given as 3 lakh. You got to find the gross profit also in first three sums of question number 4. Okay, so gross profit and sales is already given. Just you got to keep it in the formula and get the answer. In question number 2, sales is given as 15 lakh, cost of goods sold is given as 12 lakh. The gross profit equal to sales minus cost of goods sold. As you all know the formula, we get the amount of gross profit as 3 lakh. So 3 lakh upon 15 lakh into 100, you will get the answer. And in the third one, you are given with sales, opening stock, purchase, sales return, closing stock, purchase expense. So with the help of the information given, we can find out the net sales first of all. So sales minus sales return will get the net sales. And then we can find out the cost of goods sold. For finding cost of goods sold, the formula is opening stock plus purchase expense minus closing stock. So we get the cost of goods sold as 11,50,000 and net sales as 18 lakh. So gross profit is equal to net sales minus cost of goods sold, 18 lakh minus 11,50,000. So 6,50,000 is the gross profit. So 6,50,000 gross profit upon net sales 18 lakh multiplied by 100, you'll get the answer. Okay. Question number 5. From the following information, calculate operating ratio. So you are given to find operating ratio. The formula is cost of goods sold plus operating expense upon net sales multiplied by 100. So from the given information, operating expense में include होगा depreciation, administrative expense, sales expense. तो depreciation दिया है 48,000, administrative expense दिया है 75,000, sales देखे रखा है 52,000. टोटल करते हैं इसका आएगा 1,75,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको ऑलरेडी देखे रखा है 3,25,000. तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, यू कैन सी द आंसर नाउ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,75,000, operating expense, cost of goods sold 3,25,000, operating expense 1,75,000 divided by 6 lakh as net sales is given. You can see in the above table. Multiply by 100, so we get the answer as 83.33. Okay. Sum number 6. From the following information, calculate operating ratio and operating profit ratio. तो ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड कर लेते हैं, फिर 100 में से माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग रेशियो को, we will get operating profit ratio. Okay, so for finding operating ratio, we need cost of goods sold and operating expense with net sales. So sales, I can see the sales is already given. Okay, so we don't need to find the net sales because sales means net sales हो गया, because sales return देके नहीं रखा हुआ है. We got to find the operating expenses first of all. Okay, so operating expense के अंदर कौन से expense आएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस, ये दोनों ही है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे आएंगे, जो कि 1,75,000 प्लस 75, दैट इज 2,50,000. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट्स गिवन, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड इज गिवन, उसमें वेजेस को ऐड करना पड़ेगा और फैक्ट्री एक्सपेंस को ऐड करना पड़ेगा. तो we'll get cost of goods sold. We need cost of goods sold, not cost of goods consumed. So cost of goods consumed में wages add, factory expense add किया 50,000 और 2 lakh add किया, तो we got 27 lakh. 50,000 as cost of goods sold plus operating expenses 2,50,000 divided by sales is 39 lakh multiplied by 100. See the answer, 76.92%. Wanted to find operating profit ratio, 100 minus 76.92%, जो और में किया ना हम वही करेंगे, is equal to 23.08%. Okay. Number 7. Calculate net profit ratio from the information of question number 5 and 6. Okay, question number 5 देख लेते हैं एक बार क्या है. हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड करना पड़ेगा. ओके, तो एक काम करते हैं, पहले सेल्स लिखते हैं, उसमें कोई इनकम है नहीं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर लेते हैं. सेल्स रिटर्न भी कुछ दिया नहीं है तो 6 लाख,
उसके बाद हम एक्सपेंसेस को इनकम है क्या, हाँ नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड दिया हुआ है 45,000, तो 6 लाख प्लस 45, 6 लाख 45 की टोटल इनकम आ गई अपनी। अब उसके बाद एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले 3,25,000, देन और क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 75,000, सेल्स एक्सपेंस 52,000, डेप्रिसिएशन 48,000, फाइनेंशियल एक्सपेंस 85,000 एंड नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस 35,000। एक्सपेंस को प्लस करेंगे विल गेट 6,20,000। मैं साथ साथ में सॉल्व करते हुए जा रहा हूँ। सो आवर इनकम वॉज 6,45,000, एक्सपेंस वॉज 6,20,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 25,000। हमें टैक्स रेट दे के रखे 30%, तो 25,000 का 30% दैट इज 7,500, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मिल जाएगा 17,500। अब चेक कर लो एक बार सॉल्यूशन, सी ओके, डिवाइड बाय नेट सेल्स जो 6 लाख था मल्टीप्लाई बाय 100, सो 2.92%। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें कुछ इस तरीके से ही फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली मुझे काम करके नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड यहाँ पे कर लेना है। ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉफिट एंड लॉस, तो आई होप सो आपको सभी को याद है कंपनी फाइल अकाउंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, जो पेज नंबर 131 पे आई थिंक सो दिया हुआ था इस टेक्स्ट बुक के। So coming to question number 8, from the following information calculate current ratio and liquid ratio. Okay, current ratio मतलब फॉर्मूला करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज, और लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करेंगे विल गेट लिक्विड एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज। फॉर फाइंडिंग करंट एसेट्स क्या क्या ऐड होगा, स्टॉक, फिर डेटर्स, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डेटर्स में से बीडिया माइनस करके फिर ऐड कर देंगे बिल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके बाद बिल रिसीवेबल, एक्सपेंस पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, इतने ऐड होंगे करंट एसेट्स में। करंट लायबिलिटीज़ में बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो हमें मिल जाएगा टोटल करंट लायबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स मिला मुझे 7,85,000 और करंट लायबिलिटीज़ मिली मुझे 3,50,000। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ 2.24:1। लिक्विड एसेट्स के लिए करंट एसेट्स में से मतलब 7,85,000 में से प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक माइनस कर देंगे। ओके, प्रीपेड एक्सपेंस आपको देके रखा है 60,000, स्टॉक दिया 3 लाख, तो 7,85,000 में से 3,60,000 माइनस किया, गॉट द आंसर एज 4,25,000 डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज 3,50,000, तो आंसर इज 1.21:1। Question number 9, from the following information of H Limited calculate debt equity ratio। सो डेप्थ में क्या क्या देके रखा हुआ है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दोनों बन गए डेप्थ मतलब 12 लाख अपॉन डेप्थ अपॉन इक्विटी, इक्विटी में आएगा इक्विटी से कैपिटल 8 लाख, प्रेफरेंस से कैपिटल 2 लाख, माइनस डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस दिया मतलब वो लॉस होता है तो माइनस किया 10 लाख माइनस 50 9,50,000, तो डेप्थ इक्विटी रेशियो डेप्थ आ गया 12 लाख अपॉन 9,50,000। ओके, तो जो भी आपका आंसर यहाँ पे आता हो 1.something:1 यहाँ पे आएगा। ओके ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एम कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट डेप्थ इक्विटी रेशियो। सो डेप्थ के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया है, दोनों को प्लस करेंगे गेट डेप्थ ऑफ 14 लाख। इक्विटी फाइंड करना है तो हमें टोटल एसेट्स देके रखा है 30 लाख, उसमें से करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज माइनस कर दो, यू विल गेट शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी आपको मिल जाएगा जो कि आएगा 30 में से 18 लाख 50 11 लाख 50। तो इक्विटी डेप्थ अपॉन इक्विटी 14 लाख अपॉन 11 लाख 50,000, सो आंसर विल बी अराउंड 1.22:1। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन यू गॉट टू फाइंड डेप्थ इक्विटी रेशियो। ओके, आपको करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है तो टोटल एसेट्स से मिल जाएगा, टोटल लायबिलिटीज दी है, सो टोटल एसेट्स में से
टोटल लाइबिलिटीज में से आप करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे। टोटल लाइबिलिटीज 10 लाख है, उसमें से करंट लाइबिलिटीज क्या है 160 क्रेडिटर्स, 1,40,000 बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 लाख माइनस कर दोगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे डेप्थ ऑफ 6 लाख। टोटल लाइबिलिटीज का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज दोनों को मिला के। ठीक है, तो उसमें से मैंने माइनस कर दिया करंट लाइबिलिटीज 4 लाख का, तो रिमेनिंग आगे नॉन करंट लाइबिलिटीज दैट इज 6 लाख अपॉन इक्विटी। इक्विटी के लिए आपको टोटल एसेट्स में से मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स मिलेगा, टोटल एसेट्स 22 लाख, उसमें से टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो 10 लाख जो आया था, 10 लाख जो दिया हुआ है, विल गेट 12 लाख। सो 6 लाख अपॉन 12 लाख इज इक्वल टू 0.5:1 आंसर आएगा, चेक कर सकते हो आप। ओके, सी देन नंबर 12, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आर कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट डेप्थ रेशियो। टोटल एसेट्स, अब देखो एसेट्स के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, बट जो देखे रखा है पूरी लाइबिलिटीज़ का देखे रखा हुआ है, तो सारे लाइबिलिटीज़ का प्लस कर लोगे यू विल गेट टोटल एसेट्स। इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज टोटल एसेट्स दोनों सेम ही होंगे, तो 26 लाख आ जाएगा, सबको मैंने प्लस किया। तो आपको टोटल एसेट्स अपॉन डेप्थ करना है, डेप्थ कितना है नॉन करंट लाइबिलिटीज 4 लाख, सो 26 लाख अपॉन 4 लाख, तो आंसर विल बी 6.5:1। 13 सम, हमें फाइंड करना है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो फॉर्मूला ओनर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ओनर्स फंड के लिए इक्विटी दिया है, प्रेफरेंस दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, तो ओनर्स फंड मिल जाएगा 24 लाख अपॉन टोटल एसेट्स के लिए मुझे यहाँ पे करंट नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स मतलब 12 और 24 36 लाख दिया है, सो 24 लाख बाय 36 लाख, तो 0.67 या 66:1। देन नंबर 14, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ के कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट करना है मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसकी फॉर्मूला आती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, तो बिफोर टैक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें टैक्स प्लस करना पड़ेगा, तो 7,50,000 प्लस 2,50,000 का टैक्स प्लस इंटरेस्ट करना पड़ेगा। डिबेंचर्स पे 20 लाख पे 10% इंटरेस्ट 2 लाख, और लोन पे 10 लाख पे 12% इंटरेस्ट 1,20,000, तो दोनों के इंटरेस्ट को प्लस कर दिया, 3,20,000 मैंने प्लस किया, तो गॉट द आंसर है 13,20,000। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 13,20,000 अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, मतलब इंटरेस्ट कितना है 2 लाख और 1,20,000 3,20,000, सो 13,20,000 बाय 3,20,000 आंसर विल बी 4.125 टाइम्स। Question number 15, you got to calculate stock turnover ratio from the following information of L company limited। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलेगा, सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे के रखा है, सेल्स 30 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट 30%, तो 30 लाख का 30% दैट इज 9 लाख, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा जो कि 21 लाख आ जाएगा। तो ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, नीचे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, आपको दोनों दे के रखा है, 3,50,000 प्लस 2,50,000 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6 लाख डिवाइड बाय 2 इज 3 लाख, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 21 लाख अपॉन 3 लाख दैट इज 7 टाइम्स आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं, यस। 16 सम, इसमें भी मुझे करना है कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड करें, सब डिटेल्स देके रखा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाएगा कुछ 26 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा 1,75,000, सो 26 लाख डिवाइड बाय 1,75,000 गॉट द आंसर इज 14.85 टाइम्स। ओके, नंबर 17, कैलकुलेट करना है मुझे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सेल्स पे भी बेस्ड हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे बेस्ड हो गया। बेसिकली इसकी फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कर दूंगा तो मुझे सेल्स मिल जाएगा। अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे करना पड़ेगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, 5 लाख माइनस 3 लाख दैट इज 2 लाख, तो सेल्स आ गया मेरा यहाँ पे 40 लाख डिवाइड बाय 2 लाख दैट इज 20 टाइम्स सेल्स के बेस पे। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे करता हूँ तो 32 लाख अपॉन 2 लाख दैट विल बी 16 टाइम्स।
चेक कर सकते हो आप. Then number 18, from the following information of B Company Limited, calculate data's turnover and collection period in days. What will be the answer if the collection period is calculated in terms of weeks and month? Assume करना मुझे 360 days for the year. Okay, data's turnover की formula annual credit sales upon average trade receivables. तो credit sales फाइन करना पड़ेगा. credit sales दे के रखा है 3,65,000. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स फाइन करने पड़ेंगे. तो ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस एंड क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, मतलब 70,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 6,000 डिवाइड बाय 2. एवरेज आंसर विल बी 73,000. तो क्रेडिट सेल्स 3,65,000 divided by 73,000 will be 5 times. Okay, if it in terms of days, so 360 upon 5 will be 72 days. If it is in terms of week, 52 upon data's turnover 5, 10.4 weeks. If it is in month, the 12 upon data's turnover 12 upon 5, तो 2.4 months. Okay, अब चेक कर सकते हैं एक बार आंसर कैसे लिखना है. बाकी सॉल्व तो आप लोगों ने सभी ने कर लिया होगा, आई होप सो. ठीक है, लिखना कैसे है सिर्फ वो देखना इम्पोर्टेंट है. चैप्टर इज डैम इजी इफ द फॉर्मूलास आर लर्न्ड. क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट करना है क्रेडिटर्स टर्नओवर एंड पेमेंट पीरियड इन डेज. व्हाट विल बी द आंसर इफ द पेमेंट पीरियड इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वीक्स एंड मंथ्स. वही सेम है. क्रेडिटर्स टर्नओवर की फॉर्मूला क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स. ओके, तो क्रेडिट परचेस के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे के रखी हुई है. लेट अस सी क्या इन्फॉर्मेशन है. क्रेडिट परचेस के लिए मुझे यहाँ पे टोटल परचेस दे के रखा हुआ है, माइनस कैश परचेस कर दूंगा, मुझे मिल जाए क्रेडिट परचेस एज 3,60,000. ओके, उसके बाद नीचे मतलब क्रेडिट परचेस मिल गया 360 मिल गया. एवरेज ट्रेड पेएबल्स करना है मुझे, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल डिवाइड बाय 2, मतलब 45,000 प्लस 15,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 होल डिवाइड बाय 2. तो आंसर आएगा एवरेज ट्रेड पेएबल्स का 60,000. तो क्रेडिट परचेस 3,60,000 डिवाइड बाय 60,000 इक्वल टू 6 टाइम्स. तो डेज में फाइन करना हो तो 360 अपॉन 6 दैट इज 60 डेज. वीक में एक फाइन करना हो तो 52 अपॉन 6 8.67 वीक्स के आसपास आएगा. और मंथ में करना हो तो 12 अपॉन 6 दैट इज 2 मंथ्स. ओके, यू कैन सी द आंसर. ओके, so with this we have completed chapter number 5, accounting ratio. If still you feel any doubt, difficulty in any of the sums, okay, then you can ask me out. I don't think so. अगर फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इसको पेस्टिंग करना है इसके अंदर, और कुछ करना नहीं था, आपने देख लिया होगा. द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर ऑल्सो आई कैन सी. तो पार्ट 2 के एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स आप देखो तो बहुत ज़्यादा ईजी है. So easily you can gain the marks from the remaining chapters. Even in the next chapter, that is cash flow statement, even there also we got to learn a particular format which is given in the textbook itself. आप देख लेना. ओके, मैं भी शेयर करूँगा वो चीज़ें इन द वीडियो itself. आप एक बार गो थ्रू करना उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को. पूरा सम मतलब पूरा चैप्टर 1 सेकेंड पर्टिकुलर फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करता है. मीन्स पार्ट 2 इज बेसिकली डिपेंडेड अपॉन द फॉर्मेट. हाउ टू राइट द अकाउंट्स वो समझ में आना चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो विद दिस I complete my lecture for chapter number 5, accounting ratio. In the next lecture, we'll meet with a new chapter, that is cash flow statement. Till the time, stay home, stay safe, and keep learning. Have a nice day. Do learn the formula of this particular chapter very well, even the format of company final accounts, balance sheet and profit and loss. Thank you.